बूढ़ी चिड़िया ने बताया, माता पिता को सताने वालों को कौन सा दंड मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स में। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो न सिर्फ मोटिवेशनल है बल्कि जीवन को दिशा देने वाली और ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति कथा को बीच में छोड़ देता है वह पाप का भागी बनता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की भावनाओं से भरी, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी। पल पल की चोट जब अपनों से मिलती है तब वो घाव बन जाते हैं, जो न दवा से भरते हैं न दुआ से। माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में बिता दी, जब वही बच्चे बुजुर्ग होते माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी बताएंगे जहां सम्मान की जगह तिरस्कार ने ले ली और बेटे की बेरुखी ने एक माँ बाप को मजबूर कर दिया कि वो इंसाफ की राह पकड़े। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा मकान खड़ा था। मकान की दीवारें खामोश थीं, लेकिन उनके अंदर एक तूफान पल रहा था। उस घर में रहते थे हरिदेव शर्मा और उनकी पत्नी कमला देवी। उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें अपने बच्चों की छांव में सुख चैन मिलना चाहिए था, वहां वे रोज अपमान और तिरस्कार की आग में जल रहे थे। हरिदेव जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पूरी जिंदगी अनुशासन और मेहनत से बिता दी थी। उनके 3 बेटे थे, विवेक, अमन और रोहित। तीनों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी और शादी हरिदेव और कमला ने अपने खून पसीने की कमाई से करवाई थी। लेकिन अब तीनों बेटे अलग अलग शहरों में बस चुके थे और माता पिता को भूल चुके थे। सबसे बड़ा बेटा विवेक, जो शहर का बड़ा वकील बन चुका था, महीने में एक बार सिर्फ औपचारिक कॉल करता, सब ठीक है ना पापा। लेकिन असलियत यह थी कि जब भी माँ बाप मदद मांगते वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। अमन, जो बैंक में मैनेजर था, उसे तो यह भी बुरा लगता था कि उसके बुजुर्ग माँ बाप अब भी जिंदा क्यों हैं। अब तो रिटायर हो गए हो पापा, क्यों इतना बोझ बन रहे हो हम पर। ये शब्द उसने एक बार नहीं कई बार कहे थे। तीसरा बेटा रोहित, जो सबसे छोटा था, माँ का लाडला हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद वह ऐसा बदल गया जैसे कोई अजनबी हो। कमला देवी की आंखों में हर रात आंसू होते और हर सुबह वो एक नई उम्मीद से उठती। शायद आज कोई बेटा फोन करेगा, शायद आज कोई दवा लेकर आएगा। लेकिन इंतजार अब बस एक आदत बन चुका था। फिर एक दिन सुबह के 8 बजे होंगे। हरिदेव जी ने पुराने अलार्म घड़ी को बंद किया और धीरे धीरे उठकर अपने जंग लगे चश्मे को आंखों पर लगाया। कमला देवी रसोई में चाय बना रही थीं, पर उनकी खामोशी आज कुछ कह रही थी। शायद रात फिर नींद नहीं आई थी, शायद आंखों के नीचे की सूजन उसी की गवाही दे रही थी। कमला, बेटों को फोन किया था क्या? हरिदेव जी ने धीमे से पूछा। कमला ने बिना उनकी ओर देखे बस हूं में जवाब दिया। वो जानती थी कि ये सवाल अब हर रोज पूछे जाते हैं और हर रोज उन्हें जवाब देने में एक और चोट लगती है। बड़ी बहू का जवाब आया था। बोली, भैया लोग बात कर लेंगे, अभी हम बहुत बिजी हैं, कहकर फोन काट दिया। हरिदेव जी ने सिर झुका लिया, न कुछ बोले न शिकायत की। अब तो जैसे ये सब आम हो गया था, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजे की घंटी बजी। कमला चौंकी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो एक युवक खड़ा था, हाथ में फाइल्स और बैग, नीली कमीज, गले में आईडी कार्ड। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं समाज कल्याण विभाग से आया हूँ। नाम है निखिल वर्मा। आपके इलाके में बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर सर्वे किया जा रहा है। हरिदेव जी दरवाजे तक आ गए। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अंदर आओ। निखिल अंदर आया। उसने 2 घंटे वहीं बैठकर बात की। बहुत सारे सवाल पूछे। क्या बच्चे साथ रहते हैं? क्या मदद करते हैं? क्या कभी कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हुई है? पहले तो कमला कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। माँ के दिल में अब भी एक उम्मीद थी कि बेटे सुधर जाएंगे। लेकिन जब निखिल ने कहा कि सरकार ने अब ऐसे बुजुर्गों के लिए कानूनी संरक्षण और सहायता केंद्र बनाए हैं, तब हरिदेव जी का मन डोलने लगा। क्या हम भी, मतलब क्या हमें भी मदद मिल सकती है? हरिदेव ने हिचकते हुए पूछा। अगर आप चाहें तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी, निखिल ने विनम्रता से कहा। कमला ने पहली बार मुंह खोला। हम शिकायत नहीं करना चाहते बेटा, वो हमारे बेटे हैं। निखिल ने एक लंबी सांस ली और बोला,
मां जी, आप उन्हें बेटे समझती हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं। कानून आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। सोचिए, क्या ऐसा जीवन जीना वाजिब है जहां अपने ही बच्चे आपको बोझ समझें? हरिदेव ने आंखें बंद कर ली, जैसे मन की सारी पीड़ा एक साथ उमड़ पड़ी हो। उन्होंने धीरे से कहा, हमें वक्त चाहिए बेटा, हम सोचेंगे। निखिल चला गया, लेकिन उसके शब्द उस छोटे से मकान में गूंजते रहे। अगले कुछ दिन हर सुबह वही सन्नाटा, वही टूटती उम्मीद, लेकिन अब एक फर्क था, दोनों के मन में सवाल उठ चुके थे। क्या सही में शिकायत दर्ज करवाना जरूरी हो गया है? क्या वाकई अब खामोश रहना मतलब और दर्द झेलना है? तभी एक दिन दरवाजा फिर से खटका। इस बार कोई और खड़ा था, रोहित। कमला की आंखें भर आईं, बेटे को सामने देख जैसे महीनों का सूखा अचानक खत्म हो गया हो। अरे रोहित, तू अचानक। बेटा अंदर आ। उन्होंने उसका माथा चूमा। रोहित अंदर आया, लेकिन चेहरा कुछ गड़बड़ था। उसने सीधे कहा, माँ, पापा, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। हरिदेव जी ने सिर हिलाया। बोल बेटा। देखो, मैंने और अंजलि ने फैसला किया है कि हम इस घर को बेच दें। शहर में एक बड़ा फ्लैट खरीदना है। वैसे भी आप दोनों यहाँ अकेले रहते हो, क्यों न किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाओ। वहां केयर भी मिलेगी और हमें भी थोड़ा स्पेस मिलेगा। कमला की आंखें खुली की खुली रह गईं। हरिदेव कुछ पल तक कुछ बोले ही नहीं। बेटा, ये घर, हरिदेव जी के शब्द रुक गए। ये घर मैंने लिया है अपनी मेहनत से। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इसी घर से हुई है। तुम्हारी माँ ने इसके एक एक कोने में जिंदगी बुन दी है, और आज तू इसे बेचने की बात कर रहा है? रोहित खड़ा रहा। पापा, प्रैक्टिकल बनो। ये इमोशनल ड्रामा अब पुराना हो गया है। हम सबको आगे बढ़ना है। कमला अब फूट पड़ी। तू ही था जो कहता था कि माँ सबसे प्यारी है। क्या अब माँ बाप बोझ लगते हैं? रोहित ने एक लंबी सांस ली। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, सोच लीजिएगा। वो चला गया और उसके पीछे घर में एक सन्नाटा फिर से उतर आया। उस रात कमला ने पहली बार कहा, हरिदेव, निखिल ठीक कहता था। हरिदेव ने चुपचाप उसकी बात सुनी। बहुत देर बाद बोले, मैंने उसे फोन किया है, कल वो आएगा। अगले दिन निखिल आया। उसके साथ एक महिला वकील थी, राधा मेहता। उन्होंने विस्तार से समझाया कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत माता पिता अपने बच्चों से मासिक भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। साथ ही अगर बच्चों द्वारा मानसिक या आर्थिक शोषण होता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। कमला डर रही थी, क्या इससे रिश्ते और खराब नहीं हो जाएंगे? राधा ने कहा, जो रिश्ते इज्जत नहीं दे रहे उनसे डरने का मतलब। अंत में हरिदेव और कमला ने एक हल्फनामा भरने का फैसला किया, जिसमें तीनों बेटों को नोटिस भेजा गया। साथ ही कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि वे तीनों अपने माता पिता की आर्थिक और भावनात्मक देखभाल से भाग रहे हैं। अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका था। विवेक, जो खुद वकील था, को जब समन मिला तो गुस्से से तिलमिला उठा। मेरा ही बाप मुझे कोर्ट घसीट रहा है, उसने अपनी पत्नी से कहा। वह कोर्ट पहुंचा और पहली पेशी में ही पिता को घूरते हुए बोला, आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया पापा। हरिदेव ने नजरें झुका ली, लेकिन फिर कहा, अगर तुम्हारे लिए हम बोझ हैं तो ये शर्म तुम्हें पहले आनी चाहिए थी बेटा। अब केस चलने लगा। गवाह आए, बयान हुए। मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी कि कैसे पिछले साल भर में कोई भी बेटा माता पिता से मिलने नहीं आया, कैसे हरिदेव और कमला जरूरत की चीजें खुद लाकर करते थे। अदालत में एक दिन जब कमला ने रोते हुए कहा, हम बेटे नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापे की लाठी कोई तो थाम ले, तो सबकी आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तीनों बेटों के बीच संपत्ति को लेकर खींचतान शुरू हो गई। सबको डर था कि अगर कोर्ट माता पिता के पक्ष में फैसला दे दे तो उन्हें संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब वो लोग माता पिता को मनाने की कोशिश करने लगे। मिठाइयां, फोन कॉल, अचानक घर आकर माफ कर दो पापा जैसे ड्रामे। पर हरिदेव अब बदल चुके थे। उन्होंने कहा, अब फैसले दिल से नहीं, आत्मा से होंगे, और आत्मा कहती है इंसाफ जरूरी है। कोर्ट में गर्मी का मौसम था, लेकिन असली तपिश अदालत की दीवारों के भीतर रिश्तों की सुलगती परतों में महसूस हो रही थी। तीनों बेटों, विवेक, अमन और रोहित, अब एक दूसरे से आंख मिलाने से भी कतराते थे। जो कभी एक ही छत के नीचे हंसते थे, आज वो कोर्ट की अलग अलग बेंचों पर खामोश बैठे थे और सामने खड़े थे हरिदेव और कमला, जिनके चेहरे पर थकान थी, पर अब डर नहीं था। न्यायाधीश ने दस्तावेजों को उलट पलट कर देखा और कहा, आपके तीनों पुत्र आर्थिक रूप से सक्षम हैं,
परंतु माता पिता के जीवन में उनकी उपस्थिति नगण्य है। वरिष्ठ नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें, न कि उन्हें अकेलेपन और अपमान में छोड़ दें। वकील राधा मेहता ने अगला बयान दर्ज कराया। माननीय न्यायालय, यह मामला सिर्फ आर्थिक सहायता का नहीं है, यह भावनात्मक उपेक्षा का मामला है। मेरी मुवक्किल ने वर्षों इस उम्मीद ने बिताया कि बेटे आएंगे, हाल पूछेंगे, लेकिन उनका मिलना तो दूर, जवाब तक नहीं देते। और अब जब यह मामला अदालत में आया, तभी इन्हें माता पिता की याद आई है। विवेक ने गहरी सांस ली, उठकर बोल पड़ा, माय लॉर्ड, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने अपने माता पिता की उपेक्षा की, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कभी हमें समझ ही नहीं पाए। हम अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, जरूरी नहीं कि हमने जानबूझकर नजरअंदाज किया हो। जज ने उसे टोक दिया, क्या ये व्यस्तता इतनी बड़ी हो गई थी कि आपने सालों से मिलने की जरूरत नहीं समझी? आपकी माँ अस्पताल गई थी, तब भी कोई नहीं आया। आपके पिता ने आपकी मदद मांगी तो आपने कॉल तक नहीं उठाया। क्या यही दायित्व है? कोर्ट की कार्यवाही अब धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक और परत खुलने वाली थी। कोर्ट के बाहर अमन और रोहित के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तू ही था ना जिसने कहा था कि ओल्ड एज होम भेज दो, अब भुगत। रोहित चीखा, अच्छा तो तू क्या कर रहा था? फ्लैट के लिए मकान बेचने की बात किसने की थी? अमन गरजा। विवेक बीच में पड़ा, अब इस समय झगड़ोगे? कोर्ट में चल रही हैं हम, अब बस करो। तीनों की आंखों में भय था, न सिर्फ अदालत से मिलने वाली सजा का, बल्कि संपत्ति के हाथ से निकलने का भी। उधर कमला और हरिदेव कोर्ट परिसर के बगीचे में एक बेंच पर बैठे थे। कमला ने कहा, हरिदेव, क्या हम बहुत कठोर हो गए? आखिर बच्चे ही तो हैं। हरिदेव ने उसकी हथेली थामी। कठोर नहीं, जागरूक हो गए हैं। कई बार रिश्ते तोड़ना नहीं, उन्हें आईना दिखाना जरूरी होता है। अगले दिन घर पर दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर एक युवती खड़ी थी, नीला कुर्ता, आंखों में संजीदगी। नमस्ते, मैं निधि हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। निखिल सर ने मुझे भेजा है, वो अभी गांव के दौरे पर हैं। हरिदेव ने उसे अंदर बुलाया। निधि ने उनकी हालत देखी और कहा, मैं चाहती हूँ आप एक रिकॉर्डिंग दें, एक वीडियो इंटरव्यू जिसमें आप अपनी कहानी दुनिया से साझा करें, ताकि और माता पिता भी अपनी आवाज उठाएं। कमला ने झिझकते हुए कहा, क्या सबके सामने हमें अपना दुख बताना चाहिए? निधि ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आप चुप रहेंगे तो हजारों और कमलाएं और हरिदेव भी चुप रहेंगे। ये सिर्फ आपकी नहीं, एक पीढ़ी की आवाज बन सकती है। अगले दिन निधि ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें हरिदेव ने वो सब कहा जो वर्षों से दिल में छुपा था। कमला की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार शांति थी, जैसे बोझ उतर गया हो। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। बुजुर्ग माता पिता की चुप्पी टूटी, देखें कैसे बेटे बन गए बोझ। ये शीर्षक बन गया हर न्यूज चैनल का मुद्दा। चारों तरफ बहस छिड़ गई। क्या आज की पीढ़ी सच में इतनी स्वार्थी हो गई है? क्या माता पिता को बच्चों पर केस करना सही है? क्या बुजुर्गों के लिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा योजना होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट गए। एक तरफ वो थे जो हरिदेव और कमला का समर्थन कर रहे थे, दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे माता पिता को समझना चाहिए, बच्चों की भी जिंदगी होती है। विवेक की पत्नी श्रेया अब डरने लगी थी। अगर पापा ने संपत्ति तुम्हारे नाम से निकाल दी तो? कोर्ट ने संपत्ति जब्त कर ली तो? सोचो हमारे बच्चों का भविष्य। विवेक परेशान हो गया। उसने माँ को कॉल किया, माँ, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। कमला चौंक गई। कई महीनों बाद बेटे की आवाज आई थी, ठीक है बेटा, आ जाओ। कमला ने बहुत सादगी से कहा। शाम को विवेक आया, अकेला, हाथ में एक बॉक्स और आंखों में शर्म। माँ, पापा, मैं गलत था, मैंने आपको बहुत दर्द दिया, लेकिन आज जब आपकी कहानी दुनिया देख रही है तो मुझे भी अपने अंदर की सच्चाई दिख रही है। हरिदेव ने कहा, देर से आई चेतना भी अच्छी है बेटा, लेकिन क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस समाज की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हो? विवेक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अब अदालत का फैसला बस कुछ दिनों में आने वाला था, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अमन ने अपने वकील के जरिए एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हम तीनों भाई मिलकर हर महीने माता पिता को आर्थिक सहायता देंगे। हर महीने उनका मेडिकल, राशन और खर्च साझा करेंगे। साथ ही हम मिलकर इस घर की मरम्मत करवाएंगे और त्योहारों पर समय देंगे। न्यायाधीश ने कहा, यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन क्या ये सिर्फ कोर्ट से बचने की कोशिश है या एक सच्चा बदलाव? अब फैसला अदालत को नहीं, माता पिता को करना था। हरिदेव ने गहरी नजर से तीनों बेटों को देखा, फिर कहा, हमें समय चाहिए।
हम सोचेंगे। कोर्टरूम की खामोशी हर किसी के चेहरे पर दर्ज थी। जिस क्षण हर किसी को लग रहा था कि अब फैसले की घड़ी आ पहुंची है, उसी वक्त हरिदेव जी के मुंह से निकले शब्द, हमें समय चाहिए। हम सोचेंगे, ने पूरे माहौल में फिर से ठहराव ला दिया। न्यायाधीश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगली सुनवाई तक आप अपना निर्णय दें। न्यायालय समझता है कि यह सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक निर्णय भी है। घर लौटने पर कमला देवी चुप थीं। उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। तीनों बेटों की अचानक की हुई माफी और उनके प्रस्ताव ने दिल के कोनों में फिर से मातृत्व जगा दिया था, पर उस मातृत्व को बरसों से ठुकराया गया था। हरिदेव ने चुप्पी तोड़ी। कमला, क्या सोच रही हो? कमला ने धीमे स्वर में कहा, क्या सच में ये लोग बदल गए हैं या सिर्फ दिखावा है? हरिदेव ने गहरी सांस ली। जब कोई एक बार तुम्हें दर्द दे तो गलती हो सकती है, लेकिन बार बार वही करे तो वो स्वभाव बन जाता है। मैं नहीं जानता ये उनका पछतावा है या चाल, लेकिन मैं जानता हूं कि हमें अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। कमला ने उसकी आंखों में देखा। क्या एक माँ अपने बेटे को ठुकरा सकती है? हरिदेव ने कहा, नहीं, लेकिन माँ ये तय कर सकती है कि वो कब तक खुद को ठुकराती रहेगी। विवेक अपने ऑफिस में बैठा, कोर्ट के मीडिया कवरेज पर नजरें गड़ाए हुए था। न्यूज चैनल पर बार बार वही दृश्य आ रहे थे, कमला देवी के आंसू और हरिदेव जी की भारी आवाज। श्रेया, विवेक की पत्नी, बहुत परेशान थी। हमारे बच्चे अब स्कूल जाते हैं, उनके दोस्त क्या सोचेंगे? हमारे रिश्तेदारों को भी पता चल रहा है। कुछ करो। विवेक, कर तो रहा हूं, लेकिन पापा अब कोई और बन चुके हैं, जैसे वो हमसे सब कुछ छीनने की तैयारी में हो। श्रेया बोली, छीनने की बात तब होती है जब तुमने कुछ दिया हो। तुमने क्या दिया है? विवेक चुप हो गया। उधर अमन का तो जैसे चैन ही लुट गया था। ऑफिस में सहकर्मी कानाफूसी करते, सोसाइटी में लोग इशारों में बातें करते। पत्नी ने तो बात तक करना बंद कर दिया था। उसने परेशान होकर रोहित को कॉल किया। तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? तेरी वजह से ही तो केस हुआ। रोहित झल्लाया। मेरी वजह? तूने कभी माँ को फोन किया क्या? और अब जब बदनामी हो रही है तो तुझे सुधाई है। दोनों के बीच फोन पर ही जोरदार बहस हो गई। अब ये मामला रिश्तों का नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा का बन चुका था। इन्हीं दिनों में निधि एक बार फिर हरिदेव जी के घर आई। नमस्ते अंकल, आंटी, मैंने देखा कि आपका वीडियो अब 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दिल्ली से एक एनजीओ संपर्क कर रही है। वो चाहती है आप उनके कार्यक्रम में आए, एक सम्मान भी देना चाहती है, साइलेंट वॉइस अवार्ड। कमला हैरान थी। हमें सम्मान? हाँ मान जी। निधि मुस्कुराई। आपने वो किया जो बहुत से बुजुर्ग सोचकर भी नहीं कर पाते। आपने अपनी आवाज उठाई। हरिदेव मुस्कुराए, लेकिन फिर बोले, निधि, सम्मान से पेट नहीं भरता। हमारे जैसे लाखों माँ बाप हैं जो अभी भी अपनों के लौट आने की उम्मीद में बैठे हैं, तो आप ही बनिए उनकी उम्मीद। निधि बोली, आप इस सफर को यहीं खत्म मत कीजिए। हरिदेव जी सोच में पड़ गए। क्या वो वाकई सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं या अब उनका संघर्ष एक आंदोलन बन सकता है? इस बीच तीनों भाइयों की एक गुप्त बैठक हुई। जगह विवेक का घर। हमें ये केस खत्म करना होगा, विवेक बोला। लेकिन कैसे? रोहित ने पूछा। हम प्राइवेट समझौते का प्रस्ताव देंगे, अमन बोला। कहेंगे कि हम माँ पापा को घर में रखने के लिए तैयार हैं, उनका पूरा खर्च उठाएंगे और प्रॉपर्टी उनके नाम पर छोड़ देंगे, बशर्ते वो केस वापस लें। क्या सच में छोड़ देंगे? रोहित चौंका। नहीं, हम एक लीगल एग्रीमेंट बनवाएंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए होगा, बाद में रिवर्स करवा लेंगे, विवेक ने कहा। तीनों सिर हिलाने लगे। उन्हें लगता था कि बूढ़े माँ बाप आसानी से मान जाएंगे। अगले दिन कोर्ट में तीनों भाइयों के वकील ने न्यायालय को बताया कि सभी बेटे अब सुलह चाहते हैं और माता पिता को साथ रखने, उनका भरण पोषण करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यह केस अदालत से बाहर सुलझ जाए, वकील ने कहा। न्यायाधीश ने हरिदेव जी से पूछा, आपका क्या मत है? हरिदेव ने कहा, मान्यवर, हम प्रस्ताव को पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद निर्णय देंगे। कोर्ट की अगली तारीख दी गई। कमला ने कागज पढ़ते हुए पूछा, हरिदेव, क्या ये सच में ठीक है? देखो, इन्होंने लिखा है कि संपत्ति अभी भी हमारे नाम पर रहेगी, लेकिन ये लीगल बातें समझ नहीं आती। हरिदेव ने उस प्रस्ताव को राधा मेहता को दिखाया। वकील ने देखा और माथा सिकोड़ लिया। ये धोखा है, राधा ने कहा। क्लॉज 17 में लिखा है कि 1 साल बाद ये समझौता रिव्यूएबल है, यानी ये लोग बाद में इसे बदल सकते हैं और उस समय आपको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब फिर वही धोखा। हरिदेव ने कागज फाड़ दिए। अब जब सब कुछ साफ हो चुका था, बेटों की चाल, उनके इरादे, समाज का मौन तमाशबीन बनना,
तब हरिदेव और कमला ने निर्णय ले लिया। उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि वो अब समझौते के पक्ष में नहीं है। उन्होंने याचिका को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। राधा ने कोर्ट में 2 अतिरिक्त दस्तावेज भी दाखिल किए। 1, घर की वसीयत जो अब एक सामाजिक ट्रस्ट के नाम पर थी, जो बुजुर्गों के हित में कार्य करता है। 2, माता पिता की ओर से तीनों बेटों को किसी भी प्रकार की संपत्ति, उत्तराधिकार या अधिकार से वंचित करने का कानूनी नोटिस। कोर्ट के भीतर सन्नाटा था। बेटे खड़े थे जैसे जमीन खिसक गई हो। कमला की आंखें नम थीं, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ एक गहराई थी जो वर्षों के अनुभव से बनी थी। कोर्टरूम में आज असामान्य चुप्पी थी। कटघरे में बैठे तीनों बेटे विवेक, अमन और रोहित पसीना पसीना थे, मानो अपराधियों की तरह खुद को सामने बैठे माँ बाप की आंखों से छुपा लेना चाहते हो। हरिदेव और कमला एक सधी हुई गरिमा में शांत बैठे थे। कोर्ट की आखिरी सुनवाई थी और अब फैसला होना ही था। न्यायाधीश ने कागजों की फाइल पलटते हुए कहा, यह अदालत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के अंतर्गत यह स्वीकार करती है कि वादीगण श्री हरिदेव प्रसाद एवं श्रीमती कमला प्रसाद अपने पुत्रों की उपेक्षा, तिरस्कार और देखभाल की स्पष्ट अनुपस्थिति के शिकार हुए हैं। बोलते बोलते उन्होंने बेटों की ओर देखा और कहा, आप तीनों ने अपने दायित्वों को त्याग कर सिर्फ कर्तव्य नहीं तोड़ा, बल्कि उन मूल्यों का अपमान किया है जिन पर एक परिवार टिका होता है। यह अदालत न सिर्फ आपको हर महीने एक निश्चित राशि माता पिता को देने का आदेश देती है, बल्कि उनके नाम पर संपत्ति की रक्षा हेतु इस संपत्ति को अब ट्रस्ट के अधीन रखने का अनुमोदन करती है। सन्नाटा फैल गया। तीनों बेटों के चेहरों से जैसे खून उतर गया हो। संपत्ति पर उनका अधिकार खत्म हो चुका था। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू उस हार के नहीं थे जो मां अपने बेटे को खोने पर रोती है। यह आंसू उस जीत के थे जो आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति से मिलती है। हरिदेव ने जज को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मान्यवर, आपने हमें वह सम्मान दिया जो हमारे बेटों ने छीन लिया था। कोर्ट के बाहर रोहित मां के पास आया। मां, एक बार माफ कर दो ना, हमसे गलती हो गई। कमला ने धीरे से हाथ हटाया। गलती तब होती है जब अनजाने में हो। तुम लोगों ने सोच समझकर हमारी उपेक्षा की, और अब जब सब कुछ चला गया तब पछतावा हो रहा है। विवेक भी धीरे से बोला, पापा हम बदल जाएंगे, एक मौका और दीजिए। हरिदेव ने आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस लेकर बोले, हमने तुम लोगों को जन्म दिया, पाला, पढ़ाया, बनाया, यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। लेकिन अब हम तुमसे कोई और अपेक्षा नहीं रखते। हम अब खुद को ही अपना सहारा बनाएंगे। बेटे खड़े रहे चुपचाप। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। कुछ हफ्तों बाद हरिदेव और कमला का घर पूरी तरह से ट्रस्ट के अधीन एक वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र में तब्दील हो गया था। अब वो घर सिर्फ उनका नहीं रहा था, अब वह उन सभी माता पिता का था जो कभी अपनों से हार गए थे। हर कमरे में बुजुर्गों की हंसी गूंजती थी। वहां टीचिंग क्लास चलती थी, जहां सेवानिवृत्त शिक्षक बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। वहां बागवानी की कक्षाएं थीं, ध्यान केंद्र था, और सबसे जरूरी, सुनने वाले लोग थे। कमला अब उन नई माताओं को सांत्वना देती थीं जो हाल ही में अपनों से कटकर वहां आई थीं। हरिदेव बुजुर्गों की एक कमेटी चलाते थे, हम अब भी जिंदा हैं नाम से। निधि ने उस केंद्र को देश भर के मीडिया में पेश किया। लोग वहां वॉलंटियर बनने लगे, कुछ दानदाता भी जुड़े। केंद्र के बाहर एक बोर्ड टंगा था, यह सिर्फ एक आश्रय नहीं, यह आत्मसम्मान का घर है। तीनों बेटे अब अपनी अपनी दुनिया में उलझे हुए थे। विवेक का ऑफिस छूट चुका था। कंपनी ने उसे पे डैमेज की वजह से निकाल दिया। उसकी पत्नी श्रेया ने तलाक की अर्जी डाल दी थी। वो अब एक किराए के घर में बच्चों से मिलने के लिए हफ्तों तरसता था। अमन का व्यापार ठप हो गया था। क्लाइंट्स ने हाथ खींच लिए। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। उसके बेटे ने एक दिन कहा, पापा आप दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। रोहित शहर छोड़कर किसी छोटे कस्बे में चला गया था। हर कॉल, हर मैसेज माँ तक भेजता, लेकिन जवाब नहीं आता। वो अक्सर सोचता, काश उस दिन मैंने एक बार माँ की आंखों में झांक कर देखा होता। एक दिन कमला ने हरिदेव से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने कठोर निर्णय लिया। हरिदेव ने मुस्कुराकर कहा, कठोर नहीं, सही निर्णय। हर पीढ़ी को सीखना होता है कि रिश्ते अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। कमला ने छत की ओर देखा। सूर्य की किरणें उस पुराने आंगन पर पड़ रही थीं, जहां कभी उनके बच्चे खेलते थे। अब वहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी थीं, चाय पी रही थीं और जोर से हंस रही थीं। कमला ने कहा, देखो कितना उजाला हो गया है इस घर में।
हरिदेव ने उत्तर दिया, क्योंकि अब इस घर में सिर्फ वो लोग रहते हैं जो दूसरों को रोशनी देने में यकीन रखते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।